ओके, लेट अस डिस्कस ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। तो इन्होंने बोला है कि उनको ट्रू या फॉल्स जो भी है वो आप बताओ। ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको रेक्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट जो है अगर वो पानी के फॉर्म में, मतलब पानी के अंदर मिक्स है, सपोज पानी प्लस सॉल्ट, तो उसको इवेपोरेशन से भी निकाल सकते हैं या फिर डिस्टिलेशन से भी निकाल सकते हैं, ऐसा उनका बोलना है। ओके, तो लेट अस डिस्कस दैट पार्ट। देखो, अगर आप सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इवेपोरेशन की पर्टिकुलरली यू आर डिस्कसिंग, इवेपोरेशन में क्या होता है ना, पहली मेथड हम लोग बात करेंगे, दैट इज इवेपोरेशन मेथड वन। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपको बस क्या करना है, जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर एंड सॉल्ट, उसको क्या करना है, आपको खाली गर्म करना है। एक तो आप सूरज में भी रख सकते हैं, मतलब धूप में रख सकते हैं बाहर, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और जो बचेगा वो सॉल्ट रहेगा। राइट, सॉल्ट विल रिमेन एज अ सोल्यूट। या फिर आप उसको गर्म भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सूरज का वेट करने का पेशेंस नहीं है, फिर समय नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट इट इन अ फ्लास्क एंड उसको आप क्या करो, नीचे से गर्म करो, तो पानी उड़ जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या, फिर सॉल्ट बचेगा। राइट, तो सेपरेट सॉल्ट बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, वाटर को इवेपोरेट करके आप सपोज लेटर से सॉल्ट आपको मिल सकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड अ सॉलिड क्रिस्टल, तो यहाँ पे सॉल्ट के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। अब रही बात डिस्टिलेशन की, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है देख लो। डिस्टिलेशन में ऐसा इसका अपैरेटस होगा आपका, आपके पास सेम फ्लास्क होगा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, लेकिन इस बार एज इट इज पार्ट ऑफ डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है कंडेंसर। तो कंडेंसर आपके पास है यहाँ पे, एज यू कैन सी। तो अगर जब आप पानी को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा, है ना। सॉल्ट तो उड़ता नहीं है, राइट, सॉल्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपका पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में। और वाटर वेपर किस में से ट्रेवल करेंगे, आपके कंडेंसर में से। और जहां पे ये फ्लास्क में, रिसीविंग फ्लास्क है, उसमें पानी जमा होगा। तो इसमें पानी क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, डिस्टिलेट है, उसको डिस्टिलेट बोलते हैं हम लोग। तो इसमें पानी आपका कलेक्ट हो जाएगा, ये एकदम प्योर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि आपका सिर्फ पानी यहाँ पे इवेपोरेट हुआ है, तो एकदम प्योर फॉर्म में आपको पानी यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इशू कैसा है, आपका पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन बच जाएगा, इस फ्लास्क में, इस फ्लास्क में सॉल्ट बच जाएगा ना। सॉल्ट विल रिमेन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये मेथड ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है? मतलब आप बस क्या कर रहे हो, इसमें का जो पानी है वो इवेपोरेट होने दे रहे हो, और इसमें का जो पानी है वो आप कलेक्ट कर रहे हो। इतना ही फर्क है ना, पानी इसमें कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और इसमें पानी पानी क्या कर रहे हैं हम लोग, उड़ने दे रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। लेकिन सॉल्ट तो वहीं पे बच रहा है फ्लास्क के अंदर, सही है, तो दोनों के अंदर अपने को सॉल्ट मिल सकता है। करेक्ट। ओके, तो आंसर क्या रहेगा फिर, क्या सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन? यस, इवेपोरेशन से भी आपको सॉल्ट मिल जाएगा अलग, और डिस्टिलेशन से भी मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, इट इज डेफिनेटली ट्रू। ये तो ट्रू ही रहेगा, है ना। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ट्रू। तो इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है एग्जामिनेशन में, मतलब स्कूल के होमवर्क के लिए, मैं आपको वो भी लिख के देता हूँ। आंसर इज डेफिनेटली ट्रू। एंड व्हाट इज आवर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? ओके, तो एक्सप्लेनेशन हमारा कुछ ऐसा है। ओके, तो हमारा एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है इसमें। पहला पॉइंट, इवेपोरेशन क्या करता है, इवेपोरेशन सेपरेट सॉल्ट बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, बराबर है। इवेपोरेशन से क्या हो जाता है, आपका सॉल्ट सेपरेट हो जाता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, करेक्ट। when you heat the water, when you heat the salt solution or keep it keep it in the open under the sun, तो पानी क्या हो जाता है, water converts from liquid state to gaseous state and goes into the air, goes into the air, that is evaporates. It leaves salt crystals behind इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपके सॉल्ट के क्रिस्टल बच जाएंगे, यही चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। और जो आपका सेकंड पॉइंट है, कौन सा, वो डिस्टिलेशन का। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन वर्क्स बिकॉज, डिस्टिलेशन हमारे इसमें काम कर रहा है ना, डिस्टिलेशन ऑल्सो सेपरेट्स सॉल्ट फ्रॉम सोल्यूशन।
करेक्ट। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, वाटर इज कलेक्टेड, वाटर, ओके, इन दिस प्रोसेस सॉल्ट सोल्यूशन इज हीटेड, है ना, सॉल्ट सोल्यूशन इज हीटेड which allows the liquid water to convert to gas, which we pass through condenser, which we pass through the कंडेंसर में से पास कर रहे हो ना आप उसको, ठीक है। तो टू कन्वर्ट टू गैस विच वी पास थ्रू कंडेंसर से पास करता है, विच अगेन कंडेंसर से पास करता है, राइट। और कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर अगेन कन्वर्ट्स gaseous water to liquid water which we collect separately, है ना, separately collect करता है, but it leaves salt crystals, it leaves salt behind in the ओरिजिनल कंटेनर जो था आपका पहला जिसपे आपने हीटिंग शुरू किया था, उसमें आपका सॉल्ट बच जाएगा, बट इट लीव सॉल्ट बिहाइंड इन द ओरिजिनल कंटेनर, है ना, क्योंकि पानी तो सेपरेट हो गया लेकिन आपका सॉल्ट तो पीछे रह गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इवन व्हेन दीज हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये बोल रहे हैं डिस्टिलेशन हम ऐसे लिक्विड्स के लिए भी, दो लिक्विड्स के लिए यूज कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट हो दो लिक्विड्स का, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टिलेशन, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझ के लेते हैं पहले कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस काम कैसे करती है पहले वो आप समझ के ले लो। तो डिस्टिलेशन का कैसा होता है कि आपके पास जो भी लिक्विड है आप उसको क्या करते हो, गर्म करते हो, तो आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो जो गैस निकलती है ना, अपन उसको पास करते हैं कंडेंसर में से। गैस को किस में से पास करते हैं हम लोग, कंडेंसर में से पास करते हैं। तो कंडेंसर क्या करता है, उसको ठंडा करता है। कंडेंसर क्या करता है, आपका जो कंडेंसर है ये वाला, तो वो उस गैस को क्या कर लेता है, ठंडा कर लेता है। ठंडा करने की वजह से आपका गैस फिर से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आपका गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर आप उसको सेपरेटली जमा कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मतलब इन शॉर्ट हम लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कंडेंसर में उल्टा कर रहे हैं, गैस टू लिक्विड फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं ठंडा करके। मतलब यहाँ पे हम लोग कूल कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग हीट कर रहे हैं, तो आपका पानी जमा हो जाता है। जो भी लिक्विड आपको चाहिए वो आपका सेपरेट हो जाएगा, राइट। अब होता क्या है, आपका जो ये है मेल्टिंग पॉइंट्स है, सपोज अब ये 60 पे है, राइट, ये 30 पे। आपका मतलब यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशंस लिए ना, फॉर एग्जांपल ब्लू एंड ऑरेंज। तो ब्लू का जो ये है, क्या बोल सकते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो अपन कैसा ले रहे हैं, लिक्विड ए जो है उसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट अपन पकड़ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक अपन ने दोनों को ब्लू ही नाम दिया है, बीबी। एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, लेट मी चेंज दिस। लिक्विड ए बोला है ना, हाँ, तो लिक्विड ए का हाइयर बोल रहा है। ठीक है, तो इसको ए कर देते हैं, हाँ ये बी कर देते हैं, ठीक है, ये भी है, ये आपका बी। ओके, तो ए का लिक्विड कैसा है, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाइयर है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, लोअर है। तो होता क्या है, जब आप दोनों को हीट करोगे, सबसे पहला टेम्परेचर कौन सा आएगा, सपोज मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कोई एक नंबर पकड़ लो, हाई पकड़ा है क्या अपन ने उसका, हाँ, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो ए का सपोज 60 डिग्री सेल्सियस पकड़ लो, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप पकड़ लो 30 डिग्री सेल्सियस पकड़ लो, ठीक। ओके, तो किसका किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, राइट। जब आप गर्म करना शुरू करोगे, सबसे पहला टेम्परेचर कौन सा मिलेगा आपको, 30। ऐसा ही नंबर मिलता है ना, देखो आप अगर जीरो से शुरुआत कर रहे हो, 0, 15, 20, 30, 45, 50 एंड देन 60, राइट। तो 30 पहले आएगा, 60 बाद में आएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले बॉइल कौन होने वाला है, बी वाला लिक्विड। मतलब सबसे पहले लिक्विड बी बाहर निकलेगा, बी सपोज लेट से आपके सॉल्यूशन में चला जाएगा। फिर आप उस फ्लास्क को बाहर निकाल दो, फिर आप गर्म करना कंटिन्यू करो, फिर वो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, 30 से 60 में।
फिर कौन सा सोल्यूशन बाहर निकलेगा, कौन सा लिक्विड बाहर निकलेगा, कौन सा गैस बाहर निकलेगा, ए वाला फिर बाहर निकलेगा। बी तो ऑलरेडी निकल गया है क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम था। तो पहले 30 टेम्परेचर रीच हुआ, तो फिर बाद में पहले कौन सा निकला, बी निकला। और फिर जब टेम्परेचर 30 से 60 पे रीच हुआ उसके बाद ए निकला, है ना। तो हम दोनों को सेपरेटली निकाल पा रहे हैं, एंड दैट इज ओनली इफ उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, जैसे कि ए का 60 था और बी का 30 था। अब यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल, अगर आपका सेम बॉइलिंग पॉइंट है, सेम बॉइलिंग पॉइंट, दोनों लिक्विड का सेम बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे ए और बी सॉल्यूशन है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो क्या होगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज बॉइलिंग पॉइंट ए का भी 30 डिग्री सेल्सियस है और बी का भी 30 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या, जब ये टेम्परेचर रीच होगा ना, ये टेम्परेचर रीच होगा इस सॉल्यूशन में, ये किस में कन्वर्ट होंगे, दोनों गैस में कन्वर्ट होंगे। ए भी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बी भी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों गैसेस बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो मतलब फिर से आपको सॉल्यूशन कौन सा मिलने वाला है, ए और बी का ही मिलेगा ना, सेपरेट तो मिलने वाला है नहीं आपको, क्योंकि दोनों का एक साथ कन्वर्जन हुआ था और अपने को समय नहीं मिला, राइट। पहले इसमें कैसा हुआ था, पहले बी निकला, ठीक है, अपन ने उसको जमा किया, फिर उस कंटेनर को बाहर निकाला, फिर ए सपोज ये हुआ, इवेपोरेट हुआ, फिर ए निकलना शुरू हुआ, फिर उसको अपन ने कलेक्ट किया, तो सेपरेटली हमने उसको कलेक्ट किया, ब्लू सोल्यूशन और ऑरेंज सोल्यूशन को, है ना। लेकिन यहाँ पे कैसा है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ फायदा हुआ क्या, सेपरेशन हुआ क्या, तो नहीं हुआ। तो सेम बॉइलिंग पॉइंट से सेपरेशन होता है क्या डिस्टिलेशन में, नहीं, अलग अलग होना चाहिए, एक ज्यादा एक कम, ऐसा होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा फिर अपना इस क्वेश्चन के लिए, डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड सेपरेशन फॉर द टू लिक्विड इवन व्हेन दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर इज डेफिनेटली फॉल्स, पक्का फॉल्स है ये। और क्यों, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स ओनली इफ दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। सेपरेट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है तो काम करता है, सेम पे काम नहीं करता है। ओके, तो अपना फॉर द सेकंड केस डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग द सेम बॉइलिंग पॉइंट। आंसर क्या रहेगा, फॉल्स, पक्का फॉल्स। क्यों फॉल्स, एज आई टोल्ड यू, उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा चाहिए, डिफरेंट चाहिए। चलो अपन सेकंड वाले का आंसर लिखते हैं अभी, सेकंड वाले का आंसर लिखते हैं। सेकंड वाले का आंसर क्या है, फॉल्स। सही है, सेकंड वाले का आंसर क्या लिख रहे हैं हम लोग, फॉल्स लिख रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपका कि डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द लिक्विड्स इवन व्हेन दे हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर इज डेफिनेटली फॉल्स, नहीं पक्का फॉल्स है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे हमारा, मतलब सॉरी बाय द वे करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे ना पहले, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर करेक्ट करो अगर फॉल्स है, तो अगर उसमें गलत कुछ स्टेटमेंट है तो उसको रेक्टिफाई भी करो। चलो ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट देते हैं इसका। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था कि डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर separation of two liquids only if only if only if they have same boiling point चलता है क्या, नहीं, only if they have different boiling points, अलग अलग boiling points है तो ही काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता है। अब एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन में द पॉइंट वी विल हाईलाइट इज, सबसे पहला हम कौन सा पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि डिस्टिलेशन works because the liquid with the lower boiling point। डिस्टिलेशन काम कैसे करता है, आपको तो पता है ना कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स हो तो अच्छा है कि जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले इवेपोरेट होता है और पहले क्या होता है, उसका कलेक्शन होता है। तो वेपर किसका बनता है, वेपराइजेशन किसका होता है, इवेपोरेशन इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, वेपराइजेशन ठीक है क्योंकि अपन उसको गर्म कर रहे हैं खुद से। ओके, तो डिस्टिलेशन वर्क्स बिकॉज द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेस फर्स्ट, है ना, पहले वेपराइज हो रहा है। इफ अरे यार कहाँ गया हो, हाँ एक, अगर अगर ऐसा हो कि सपोज लेट से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, if both liquids have the सेम बॉइलिंग पॉइंट, अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या होगा,
दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन से वो सेपरेट नहीं कर सकते, एज बोथ ऑफ देम विल वेपराइज एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम दोनों वेपराइज होंगे, एंड बोथ विल बी कलेक्टेड आफ्टर दे आर कूल्ड विथ कंडेंसर। कंडेंसर से वो कूल होंगे ना, उसके बाद दोनों का कलेक्शन होगा, एंड एट द एंड वी विल गेट द सेम मिक्सचर है ना, सेम मिक्सचर मिलेगा विच वी स्टार्टेड विथ, जिससे हमने शुरुआत की थी वही मिक्सचर अपने को फिर से मिलेगा। ओके मतलब इन शॉर्ट वो सेपरेट नहीं होने वाले, दैट इज बोथ लिक्विड्स विल नॉट सेपरेट अंडर दिस कंडीशन। इस कंडीशन में वो सेपरेट नहीं होने वाले हैं, और उसका रीजन आपको पता है कि दोनों इवेपोरेट होंगे, दोनों वेपराइज होंगे और दोनों को जमा होगा लास्ट में। तो मतलब जैसा आपने पहले मिक्स लिया था फिर से आपको एंड में वही मिल रहा है ना, जैसे आपने पहले लिया था वही चीज आपको एंड में मिल रही है, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना ये यूज करके मेथड, तो इसलिए। ओके लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड इसमें का जो बिट है। In the paper chromatography, the solvent level should be above the sample spot at the beginning of the experiment. तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है कि सॉल्वेंट का जो लेवल है इट शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट। ओके तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ काम कैसे करता है। देखो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का ये काम कैसे करता है, देखो जो पेपर ले रहे हो ना, पेपर ले रहे हो तो आपके पास एक सॉल्यूशन होगा, राइट, सॉल्वेंट लेवल जिसको आपको टेस्ट करना है, जिसमें बहुत सारे लिक्विड उसमें मिक्स्ड हो, राइट। अब करना क्या है आपको, अगर अगर आप जो उसका जो लेवल है लिक्विड का वो कहाँ होना चाहिए वो क्वेश्चन है। ओके तो इनकरेक्ट सेटअप कौन सा होगा, अगर सॉल्वेंट लेवल अबव द सैंपल स्पॉट, आपका जो सैंपल स्पॉट है ना, जो इंक ली है आपने, इंक ली है और फिर वो सपोज ऊपर जाने वाला है, राइट, पेपर में, अगर वही सपोज आपके लिक्विड के नीचे हो, सॉल्वेंट लेवल अबव द सैंपल स्पॉट, मतलब सैंपल स्पॉट नीचे, ये आपका सैंपल स्पॉट है, दिस इज द सैंपल स्पॉट, और ये सैंपल स्पॉट अगर नीचे है किसके, सॉल्वेंट लेवल के, आपका लिक्विड ही ऊपर है और वो लेवल नीचे है। ओके तो क्या ये ऊपर जाने वाला है, तो नहीं जाने वाला है। सैंपल डिजोल्व्स इनटू द सॉल्वेंट, आपके जो ये सॉल्वेंट है उसके अंदर ये डिजोल्व हो जाएगा और ये कभी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सैंपल स्पॉट, ये लिक्विड ही उसको डिजोल्व कर देगा ना, आपके सैंपल स्पॉट को ऊपर जाने नहीं देगा पेपर में। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट का लेवल बिलो द सैंपल स्पॉट रखते हो, यहां पे कैसा था, आपका अबव था, आपका अबव था, किसके अबव था, आपके सैंपल स्पॉट का। लेकिन अगर इस बार अगर आप सैंपल स्पॉट के नीचे अगर आप रखते हो, बिलो रखते हो, सॉल्वेंट लेवल कैसा रखते हो, बिलो रखते हो सैंपल इसके सैंपल स्पॉट के, तो क्या हो जाएगा, आपका जो पानी है वो एब्जॉर्ब होगा किसमें, पेपर में, और जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब होगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपका ये जो ये है बेस स्पॉट है आपका सैंपल स्पॉट, वो सैंपल स्पॉट अलग अलग कलर्स में डिवाइड होके ऊपर तक जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो सैंपल स्पॉट जो है जैसे कि इंक डॉट हमने यहाँ पे दिया है, तो वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अबव दी सैंपल स्पॉट। आपका जो ये है सैंपल स्पॉट जो है इट शुड ऑलवेज बी अबव दी आपका सॉल्ट, आपका जो सोल्यूशन है सॉल्वेंट सोल्यूशन। तो एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सैंपल स्पॉट है उसके कंपैरिजन में आपका लिक्विड कहाँ होना चाहिए। तो अगर ये आपका सैंपल स्पॉट है तो लिक्विड उसके नीचे ही होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड उसके नीचे ही होना चाहिए, आपका सैंपल स्पॉट ऊपर और सॉल्वेंट लेवल कहाँ होना चाहिए, बिलो, ऐसा होना चाहिए। ये इनकरेक्ट सेटअप है, स्केल सॉल्वेंट लेवल के नीचे नहीं रख सकते अपने, ये रॉन्ग मेथड है क्योंकि उसमें तो डिजोल्व हो जाएगा ना। अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो द ओनली वे पॉसिबल इज दिस, करेक्ट। तो आई होप इट इज क्लियर कि आपको कहाँ पे रखना है। तो सॉल्वेंट लेवल जब आप ऐसा रखते हो ना, ये वाला सेटअप है, तो उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट मूव्स अप पेपर बाय कैपिलरी एक्शन, पेपर पानी को क्या करता है, वो सॉल्यूशन को खींचता है। सैंपल इज कैरिड अलोंग बाय मोबाइल फेज, अब पानी ये जो सॉल्यूशन है ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आपका जो बेस स्पॉट है ना इंक का, वो भी ऊपर जाएगा, राइट। कंपोनेंट सेपरेटेड बाई एफिनिटी ऑफ द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, आपका पेपर क्या है, स्टेशनरी फेज है, मतलब वो नहीं मूव हो रहा, और मोबाइल फेज कौन है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो ऊपर जा ही रहा है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज अलग अलग बैंड्स आपके बनेंगे, लेकिन ये वाले सेटअप में होने वाला है ऐसा कुछ नहीं। तो सैंपल डिजोल्व्स डायरेक्टली इनटू द बल्क सॉल्वेंट, आपका जो सैंपल है वो डायरेक्टली डिजोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो
डज नॉट मूव ऑफ द पेपर, पेपर के अंदर पानी चला जाएगा लेकिन वो बचा ही नहीं ना ऊपर जाने के लिए, पानी ये पेपर में जाने वाला है ऊपर, लेकिन आपका जो इंक स्पॉट था, आपका जो सैंपल स्पॉट था कलर का, वो तो डिजोल्व हो गया ना, वो तो ऊपर क्यों जाएगा फिर। तो नो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फॉर्म्ड, एक्सपेरिमेंट कैसा हो जाता है, रिपीट करना पड़ेगा, ये फेल एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो व्हाट इज आवर आंसर देन फॉर दिस क्वेश्चन कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट। अबव द सैंपल स्पॉट होना चाहिए क्या सॉल्वेंट का लेवल? नहीं, सैंपल स्पॉट ऊपर, लिक्विड नीचे, बिलो होना चाहिए, ये अबव नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये पक्का स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। अब इसको अपने को लिखना है, सपोज इसका आंसर, अब ये फॉल्स है वगैरह, तो इसके डिटेल्स अपने को लिखने पड़ेंगे। चलो, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है बाय द वे, ये थर्ड नंबर का स्टेटमेंट। चलो, तो थर्ड वाले का डिटेल्स लिखते हैं, यही क्वेश्चन है ना, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द, हाँ, तो इसका आंसर क्या है अपना? ओके, तो आंसर इज वेरी क्लियर, इट इज फॉल्स। ओके, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि अगर गलत स्टेटमेंट है तो उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल कैसा होना चाहिए, शुड बी अबव नहीं, बिलो होना चाहिए, सैंपल स्पॉट के बिलो, बिलो दी सैंपल स्पॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट के बिगिनिंग में, सपोज लेट अस से वो सैंपल स्पॉट के नीचे होना चाहिए आपका सॉल्वेंट लेवल। नाउ एक्सप्लेनेशन क्या देंगे इसका, इफ अगर ये तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर फिर भी आपको होमवर्क के लिए लिखना है कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह, तो क्या लिखेंगे शॉर्ट में हम लोग, इफ द सॉल्वेंट लेवल, होता क्या है, इफ द सॉल्वेंट लेवल इज अबव द सैंपल स्पॉट के अगर ऊपर है लिक्विड, तो क्या होता है, आपका जो सैंपल है वो डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है, किसमें, डिजोल्व्स डायरेक्टली इनटू द सॉल्वेंट, इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ मूविंग अप द पेपर के ऊपर तो जाने नहीं वाला, उल्टा क्या होने वाला है, आपके पेपर में मूव नहीं होगा, राइट, एंड सेपरेशन विल नॉट ऑकर प्रॉपरली, सेपरेशन होने वाला है क्या, प्रॉपरली तो नहीं होने वाला, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हमारा, ये आई होप इट इज क्लियर, ये वाला पॉइंट, तो सेपरेशन सेपरेटली नहीं होने वाला है, ये आपका एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेस है, बोले इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। ओके, चेक कर लेते हैं भाई सही है कि गलत है। ये देखो दोनों प्रोसेस काम कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इवेपोरेशन में क्या होता है, आपके पास एक पहले सोल्यूशन होता है, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, ठीक है। तो अभी इसमें ये आपका सॉल्ट सोल्यूशन है, सपोज ये कैसा सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन। अब इसमें नमक है ना, पानी है और नमक है, राइट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट। अब इसको आप गर्म कर रहे हो, गर्म करने से क्या होने वाला है, आपका ये जो पानी है इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा। वो इवेपोरेट हो रहा है इसलिए उसका नाम इवेपोरेशन है, इस प्रोसेस का नाम ही इवेपोरेशन क्यों है, क्योंकि पानी उड़ रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल तो उड़ गए, नीचे किसके रह गए, सॉल्ट के रह गए, सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो गए, बच गए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो इट इज यूज फॉर रिमूविंग सॉल्वेंट, ये जनरली पार्टिकल्स के लिए बना हुआ है, सॉल्वेंट के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पे आपका जो वाटर है, वाटर कौन है, वाटर आपका सोल्यूशन है ना, सॉरी सॉल्वेंट, वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और आपका सॉल्ट क्या है, जो इसमें पानी में डाला है आपने, वो आपका सोल्यूट है। तो ये जनरली किसके लिए है, यूज फॉर रिमूविंग सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए। अब जैसे कि आपको इसमें नमक की जरूरत थी, पानी को आपको जरूरत नहीं थी, तो पानी को उड़ाने के लिए, पानी है तो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये मेथड किसके लिए है, फॉर रिमूविंग सॉल्वेंट के लिए है। और इससे क्या मिलता है आपको, सोल्यूट मिलता है, जैसे कि आपका यहाँ पे सॉल्ट मिला है तो आपको सोल्यूट मिलता है, तो ये मेथड हो गई इवेपोरेशन। अब बात करते हैं हमारे क्रिस्टलाइजेशन की। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, देखो आपको पहले लेना है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें उस पर्टिकुलर मटेरियल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। तो सपोज मान लो आपने सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया है, ठीक है। अब सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा नमक है। अब आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है, मतलब दो मेथड्स है इसमें। आप क्या कर सकते हो,
तुम इस कंटेनर को ऐसे रहने दो, लेकिन ये गर्म होना चाहिए बाय द वे, ठीक है, ये गर्म लेवल पे होना चाहिए। अब इसको तुम ऐसे रहने दो, हाथ मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, ऐसे रहने दो, तो ये ठंडा होगा, है ना, कूल होगा, कूल होगा। अब जब कूल होगा तो होता क्या है कि जो मटेरियल की सोल्यूबिलिटी होती है ना, मटेरियल की सोल्यूबिलिटी मतलब जैसे कि सॉल्ट यहाँ पे सोल्यूबल है, राइट, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है अगर सपोज टेम्परेचर कम होता है, तो मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ता है उतना सोल्यूबल होता है, मतलब जितना गर्म सोल्यूशन होगा उसमें ज्यादा मटेरियल स्टोर होता है। तो आप ठंडा होना दे रहे हो उसको, कूल होने दे रहे हो, तो इसका सोल्यूबिलिटी क्या होने वाला है, इस सोल्यूशन में सोल्यूबिलिटी हो जाएगी कम, तो आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, राइट, सॉल्ट आपका बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि आपको ठंडा हो रहा है ना, इट कैनॉट सपोज लेट अस से कंटेन दोज मेनी सॉल्ट पार्टिकल्स, तो वो क्या कर रहा है, उसको छोड़ दे रहा है, तो सॉल्ट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्लो इवेपोरेशन करते हैं तो ठीक है, मतलब कूल थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अगर आप स्लो इवेपोरेशन करते हैं ना, फिर भी आपको सेम प्रोसेस मिलेगा, इसमें का पानी वगैरह उड़ जाएगा, तब तक आपके क्रिस्टल बन जाएंगे, तो आपको कैसा हो जाएगा, वेल शेप्ड क्रिस्टल आपको मिल सकते हैं। तो ये मेथड का नाम क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। और क्यों, क्योंकि इसमें एंड में क्या बोलता है, क्रिस्टल्स मिलता है आपको। शुरुआत आपको सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से करना है, उसको ठंडा होने देना है, जब वो ठंडा होगा तो पार्टिकल्स आपके किस में कन्वर्ट होंगे, छोटे छोटे सपोलेट से क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होंगे। तो इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल्स। ये मेथड कहीं के लिए यूज करते हैं, प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, मतलब एकदम प्योर क्रिस्टल आपको मिलना चाहिए। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जरूरत है और ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। क्या इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जरूरत थी, तो नहीं थी, नो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें आपको क्रिस्टल्स मिले, इसमें क्रिस्टल का रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। तो एडिशनल यूज क्या है इसका, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इसका एडिशनल यूज ये है कि एक तो इसको क्रिस्टल मिलता है, लेकिन एडिशनल यूज क्या है, इसको सॉलिड्स के प्यूरिफिकेशन के अंदर भी यूज होता है। नाउ मेन पॉइंट वही है कि इवेपोरेशन इज फॉर ऑब्टेनिंग द सोल्यूट, बराबर है, सोल्यूट को पाने के लिए थ्रू सॉल्वेंट रिमूवल। और क्रिस्टलाइजेशन किसके ऊपर काम करता है, ऑब्टेनिंग प्योर डिफाइंड क्रिस्टल्स एंड प्यूरिफिकेशन, सही है। तो फर्क ही अलग है, मतलब दोनों का मेथड ही अलग है, उनका रिक्वायरमेंट भी अलग है, जिसमें इसमें आपको क्रिस्टल्स मिल रहा है, इसमें आपको क्रिस्टल नहीं मिल रहा है, आपको इसमें खाली रेसिड्यू मिल रहा है। तो इनका जो स्टेटमेंट है कि इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेस, तो आर दे रियली सेम, नहीं, ये बहुत गलत है। इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर डिफरेंट प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उनका टारगेट भी अलग है। ओके, तो व्हाट इज आवर आंसर देन फॉर दिस, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेसेस, आर दे रियली सेम, नहीं, मतलब बहुत बहुत सपोलेट से अलग अलग स्टेटमेंट है। तो एक काम करते हैं, लेट अस सपोज कॉपी द स्टेटमेंट। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, राइट, ओके, इसका आंसर क्या है, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फॉल्स है। क्या होना चाहिए था, क्या करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था कि वो सेम प्रोसेसेस है क्या, नहीं, डिफरेंट प्रोसेसेस है। इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर डिफरेंट प्रोसेसेस, बराबर है, सेम नहीं होना चाहिए था। चेंज क्या होना चाहिए था, सेम की जगह पे इट शुड हैव बीन डिफरेंट प्रोसेसेस, फिर बराबर होता। ओके, बाय द वे इसका एक्सप्लेनेशन लिख के देता हूँ, ठीक है, आपके होमवर्क के लिए। अगर आपको लिखना है तो एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट आपके लिए इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होता है, इज यूज टू रिमूव द सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए रहता है, एंड ऑब्टेन द सोल्यूट, राइट। फॉर एग्जाम्पल if we have taken the salt solution, then by evaporation we want to remove solvent को remove करना चाहते हैं, that is water in this case example, and obtain the solute which is nothing but salt, है ना, salt को। ओके, ये हो गया इवेपोरेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ओके, अगर आप क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं, इज यूज टू ऑब्टेन प्योर वेल शेप्ड क्रिस्टल्स, प्योर वेल शेप्ड क्रिस्टल्स के लिए रहता है फ्रॉम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन बाय कूलिंग और स्लो इवेपोरेशन, बराबर है। क्रिस्टलाइजेशन से क्या रहता है कि, एक मिनट, स्टूड हो गया वो यू था,
क्रिस्टलाइजेशन कई के लिए यूज करते हैं, आपको अगर क्रिस्टल चाहिए तो वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, इसमें इवेपोरेशन में आपको सैचुरेटेड की जरूरत नहीं है, इसमें सैचुरेटेड की आपको जरूरत है, और स्लो इवेपोरेशन करवाना पड़ता है, राइट। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अगर आपको कोई सॉलिड्स है आपके पास ऑलरेडी, जैसे कि सॉल्ट है, उसको प्यूरिफाई करना है आपको, तो प्यूरिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बस उसके क्रिस्टल्स बनाने हैं, तो उससे भी आपका प्यूरिफिकेशन पॉसिबल है। तो प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं इससे आप, नॉट जस्ट फॉर मेकिंग क्रिस्टल। तो इसके दो यूजेस हैं।